आज के वीडियो की शुरुआत हम एक छोटे से स्टोरी से करते हैं। ये स्टोरी उस इंसान की है जो आपका नेबर हो सकता है, जो आपका कलीग हो सकता है, जो आपका भाई हो सकता है, जो आपका दोस्त हो सकता है या आप खुद हो सकते हैं। अभी हम उसे यहाँ पे पर्सन एक्स मान लेते हैं। कोई नाम नहीं देते, हम उसे एक्स मान लेते हैं। करेक्ट। उसने इंजीनियरिंग करी। इंजीनियरिंग के बाद कंपनी में उसकी जॉब लगी। जॉब भी बहुत हर्डल्स के बाद लगी उसकी। बहुत सारे इंटरव्यूज दिए उसने, उसके बाद जॉब लगी। कंपनी में प्रमोट होने वाला था वो। तब तक बॉस ने किसी और को रख लिया। बॉस ने किसी और को प्रमोट कर दिया बिना किसी रीजन को मेंशन किए। कोई रीजन इसे नहीं बताया गया। ठीक है, यहां तक चलता। उसने जॉब स्विच करना चाहा, वो नहीं हुआ, जॉब उसने छोड़ दिया। उसने स्टार्टअप किया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, इन्वेस्टर्स रेडी थे। उसके बाद एंड मोमेंट पे पार्टनर ने धोखा दे दिया। पार्टनर छोड़ के चला गया, स्टार्टअप बंद हो गया। ये भी ठीक था। और ये रियल स्टोरी है, जस्ट मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। ये भी ठीक था। इसके बाद रिश्ते की बात चली, शादी की बात चली। सब कुछ अच्छा था, लड़की पसंद थी। घर वालों को कुछ ऐसा लगा, रिश्ता भी टूट गया। सबके पास गया। किसी दोस्त ने बोला किसी ने तुम्हें नजर लगा दी है, तो किसी ने कहा शनि की दशा चल रही है, किसी ने कहा ये है वो है, बहुत सारी चीजें हुई। उसने सब कुछ किया। शनि की दशा चली गई, नजर के उपाय किए, सब कुछ किया जो रेमेडीज कर सकता था, जो जो भी कर सकता था उसने किया। दूसरी दशा आई। समय बदला, प्लेस बदला, उम्र बदली, प्रॉब्लम्स बदली, लेकिन जो उसकी सिचुएशन थी वो सेम थी। पैटर्न उसके लाइफ का अभी भी सेम था। वो पैटर्न नहीं ब्रेक हो रहा था। जो उसके लाइफ में पहले से चला आ रहा था, वो पैटर्न नहीं ब्रेक कर पा रहा था वो। अब मैं जो आगे कह रहा हूं वो बहुत ध्यान से सुनना। वो जो प्रॉब्लम थी उसकी, वो समझा नहीं। वो जो उसका पैटर्न था, उसने उसको नहीं समझा। वो पैटर्न उसका बाहरी नहीं था, वो प्रॉब्लम उसके बाहरी दुनिया से उसे नहीं मिल रही थी। वो पैटर्न उसका इंटरनल पैटर्न था। वो प्रॉब्लम उसके खुद की प्रॉब्लम थी जो उसके अंदर चल रही थी। और ये प्रॉब्लम थी बाधक की। नमस्ते, मैं दाशिक पांडे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बाधक के बारे में। बाधक हाउस, बाधक केस कैसे आपके लाइफ को जकड़ के रख देते हैं, और कैसे आपके लाइफ में जितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप उनमें ढूंढेंगे कहीं ना कहीं एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक मेजर जो है उसमें प्रॉब्लम की जिम्मेदारी लेने वाला बाधक प्लैनेट मिल जाएगा आपको। और अगर आप उसको सॉल्व कर लेते हैं बिहेवियरल चीजों के थ्रू, तो आपके लाइफ के जो पैटर्न्स हैं एटलीस्ट वो आप वो ब्रेक कर पाएंगे, आप उन पैटर्न से आगे बढ़ पाएंगे। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं बाधक ग्रह के बारे में। बाधक ग्रह सिर्फ एक रुकावट वाला ग्रह नहीं है जो आपके लाइफ में सिर्फ एक पॉज देने के लिए आता है और फिर आपको रिलीज कर देता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाधक का जो जो भी लोग आते हैं वो ये पूछते हैं कि बाधक क्या है, बाधकेस क्या है। सारे वैलिड क्वेश्चन है, सब कुछ ये पूछना चाहिए, ऑब्वियसली आपको पूछना चाहिए। लेकिन जो उसके पीछे का वाई है, क्यों मिला आपको, कोई तो रीजन था। ईश्वर ने जब ये दुनिया रची, जो एस्ट्रोलॉजी जो है उसमें एक ऐसा प्लेनेट क्यों दिया गया जो आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल क्रिएट करने का कारक है। क्या इसकी क्या जरूरत थी कि आपको ऑब्स्टिकल लाइफ में दिए गए बाधक प्लेनेट के थ्रू। इसका जवाब जो है, थोड़ा अगर आप एस्ट्रोलॉजी से ऊपर जाते हैं, ऑब्वियसली एस्ट्रोलॉजी में है, लेकिन जब आप थोड़ा सा और डेप्थ में जाते हैं, वैदिक फिलॉसफी के बहुत बेसिक पार्ट में मिलता है, और वो है कि आत्मा जो है, जो आपका सोल है, जो आपकी सोल है, वो सीखने के लिए आती है, ना कि भोगने के लिए। फिर से बता रहा हूं, जो आपकी सोल है, जो आत्मा है, वो यहाँ सीखने के लिए आती है, ना कि भोगने के लिए। और सोचिए, आपके लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स ना हो, अगर लाइफ में सब कुछ स्मूथ चले, लाइफ में बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तो आई डोंट थिंक कि जो आपके पास लर्निंग है, वो जो आपका लर्निंग कर्व अभी बना हुआ है वो बन पाता। आप उन बच्चों से मिलिए या फिर उन एडल्ट से मिलिए जिनके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स नहीं रही, या फिर जिन्होंने प्रैक्टिकलिटी को नहीं देखा, या फिर जिनको किसी सिचुएशन के थ्रू प्रैक्टिकलिटी से मिलना जुलना उनका नहीं हुआ। आपको फिर बिल्कुल करीब से महसूस होगा कि हाँ, लाइफ में प्रॉब्लम्स आना, लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आना बहुत जरूरी है। और इसीलिए आपके चार्ट में बाधक ग्रह इतना जरूरी हो जाता है। बाधक वो अलार्म है, बहुत बेसिक टर्म्स में समझा रहा हूं, बाधक वो अलार्म है
जो आपकी आत्मा ने आपके लिए सेट किया हुआ है, ताकि आप सोते न रह जाएं, ताकि आप जगें, ताकि आप लड़ें, ताकि आप सीखें। बाधक आपका दुश्मन नहीं है। बाधक कोई ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपको परेशान करना चाहता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना सीखना चाहते हैं किसी भी चीज से। जितना आपका लर्निंग कर्व हाई होता है, जितना आप ओरिएंटेड होते हैं चीजों को सीखने के लिए, उतना आपका बाधक आपके लिए फेवरेबल होता जाता है। अगर आप रिजिड हैं बहुत लाइफ में, अगर आप नहीं सीखना चाहते हैं, अगर आप हर चीज दूसरों पे डालना चाहते हैं, देन ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू क्रिएट ट्रबल फॉर यू। अभी नहीं, आगे चल के, आगे नहीं तो थोड़ा और आगे चल के, लेकिन वो ट्रबल आएगा। जब भी वो पूरा का पूरा ग्राफ मैच करेगा चार्ट का, जहां पे सारे पॉइंट्स क्लिक करेंगे, वहां पे आपको ट्रबल देगा वो। अब बाधक के इस जर्नी में एक बहुत, और ये जो पूरा का पूरा वीडियो है ना, अगर आप पूरा देखते हैं इस वीडियो को, और जो बिहेवियरल रेमेडीज मैं बाधक के लिए बता रहा हूँ, अगर आप उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, डेफिनेटली लाइफ में जो बहुत सारे ट्रबल्स हैं जो कि बाधक क्रिएट करता है, आप उनसे ऊपर उठेंगे। और बाधक इज द वन प्लैनेट, आई मीन, विच कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ ट्रबल इन योर लाइफ। तो बाधक के लिए जो जो सबसे जरूरी बात है, वो कर्म से जुड़ी हुई है। बाधक को इन डेप्थ में समझने के लिए हम समझते हैं कर्म को, और इसको मैं नाम दूंगा प्रारब्ध पैराडॉक्स। ये क्या होता है? कर्म तीन प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमान कर्म। संचित कर्म क्या होता है? जो आपके हजारों जन्मों से आपके साथ चला आ रहा है, वो आपका संचित कर्म है, जिसे आपने अपने हजारों जन्मों में, हो सकता है लाखों जन्म आपने लिए हो, उसमें आपने उसे संचित किया है, वो आपका संचित कर्म है। प्रारब्ध क्या होता है? जो आपको इस लाइफ के लिए कर्म असाइन किया गया है, वो प्रारब्ध होता है। क्रियमान कर्म क्या होता है? जो आप अभी फिलहाल कुछ कर रहे होंगे, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं, या फिर और भी कुछ कर रहे हैं, वो आपका क्रियमान कर्म है। जो संचित कर्म है और प्रारब्ध कर्म को आप कैसे समझ सकते हैं? आसान तरीके से मैं समझाता हूँ। जैसे एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में हो सकता है हजारों लाखों बुक्स हो, वो आपका, उसे अपना संचित कर्म समझिए, कि जो सारा वहां पे मटेरियल इकट्ठा है बुक्स का, वो आपका संचित कर्म है। और उसमें से कुछ आप एक साल के लिए घर ले जाते हैं पढ़ने के लिए, एक साल को एक जन्म मान लीजिए, जो बुक्स आपको मिलती हैं पढ़ने के लिए एक साल के लिए, वो आपके लिए प्रारब्ध है, वो आपका प्रारब्ध कर्म है। और वो साल दर साल, एक साल को जैसे मैंने एक जन्म का, वो साल में फिर से रिवाइज होगा, फिर अगला जन्म होगा, फिर उसमें से कुछ कर्म आपको असाइन किया जाएगा, वो होता है आपका प्रारब्ध बनता है। कहा जाता है कि क्रियमान कर्म जो है, उससे आप बहुत सारी चीजें बदल सकते हो। कर्म करिए, चीजें बदलती हैं। सच भी है, होता भी है, ऐसा बिल्कुल होता है। लेकिन जो बाधक है, वो फैक्टर है प्रारब्ध पैराडॉक्स का, वो आपके प्रारब्ध की चीज है। वो बाधक जो है, बाधक वो करिकुलम है जो आपको इस लाइफ के लिए असाइन किया गया है। वो करिकुलम आप चेंज नहीं कर सकते हैं। बुक्स आप बदल सकते हैं, कौन सी बुक आपको पढ़नी है, हो सकता है बुक्स आपको बदल के दे दी जाए, लेकिन करिकुलम कभी चेंज नहीं होता है इस लाइफ का। बाधक जो है, वो, फॉर एग्जाम्पल, आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, और आप उसके लिए उपाय कर रहे हैं, उसके लिए दान कर रहे हैं, उसके लिए बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। तो आप बेसिकली, कोई एग्जाम है आपके लाइफ में, कोई परीक्षा हो रही है, और आप उसको दिए बिना पास करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसा ही है कि कोई लाइफ में प्रॉब्लम है, ठीक है, ये प्रॉब्लम है, ये वाला उपाय कर देता हूं, प्रॉब्लम को फेस नहीं करना है, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। बहुत बार खत्म होता है, लेकिन एग्जाम जो है, वो तभी क्लियर होता है जब एग्जाम में आप बैठते हैं, एग्जाम लिखते हैं, पढ़ाई करते हैं, तभी क्लियर होता है। बाधक जो है, वैसे ही एग्जाम के तरीके से होता है। जो मैं कह रहा था कि जो सोल है, वो भोगने के लिए नहीं, वो सीखने के लिए यहाँ पे आया हुआ है। तो जो सोल को सीखना है, वो बाधक वही एग्जाम है। जो आपकी आत्मा ने जो भी लेसन्स इस जन्म में सीखने के लिए चूज किया हुआ है, उसके लिए जो एग्जाम देना है, वो बाधक है। और वो सीखने के लिए एग्जाम देना पड़ेगा, बाधक से होके आपको जाना पड़ेगा। जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है, वो है जो बाधक का रिजल्ट है, वो हमेशा सेम नहीं रहता है। बाधक ऐसा नहीं है कि आप 6 साल के थे उतना ही रिजल्ट था, 16 साल के थे तो उतना था ही, और 26 साल के जब हुए तो वो सेम रिजल्ट है, ऐसा नहीं होता है। बाधक बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि बाधक का डिस्पोजिटर कैसा है, उसकी जो बाधकेस है, मतलब जो बाधक हाउस है, जो बाधकेस है, उन दोनों में स्ट्रेंथ कैसा, हाउस का स्ट्रेंथ कैसा है, प्लेनेट जो है, जो बाधकेस है, वो कहाँ जाके बैठा हुआ है, वो 6 लॉर्ड, 8 लॉर्ड, 12 लॉर्ड से मिला है कि नहीं मिला है, गुलिका मांडी के साथ है कि नहीं है, उस पे एस्पेक्ट्स कैसे हैं, दशा कैसी चल रही है, ट्रांजिट कैसा है,
ये बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं बाधक के रिजल्ट को डिलीवर करने में। तो सेम बाधक डिफरेंट रिजल्ट, सबके लाइफ में अलग अलग रिजल्ट रहता है। हो सकता है बहुत सारे लोग कैप्रिकॉन असेंडेंट के हों, 11th हाउस सबका बाधक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सबको सेम रिजल्ट वो बाधक दे। सबके लाइफ में अलग अलग रिजल्ट हो सकता है, अलग अलग टाइम पे हो सकता है, अलग अलग तरीके से हो सकता है। जो बाधक है वो 11th हाउस हुआ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कैप्रिकॉन असेंडेंट के लिए। अब 11th हाउस तो बाधक है, आपकी इच्छाएं, आपका नेटवर्क, आपका कनेक्शन, बहुत सारी चीजें वहां पे आती हैं, वो आपके लिए बाधक का काम करेंगी। अब जाके कहाँ बैठा है, किसी का 7th में होगा, किसी का 4th में होगा, किसी का 10th में होगा, किसी का 8th लॉर्ड के साथ होगा। अलग अलग चीजें, अलग अलग ट्रांजिट। किसी का सैटर्न जो है वो तीसरे घर में है, किसी का अगर कैप्रिकॉन असेंडेंट है तो उसका तीसरे घर में है। हो सकता है किसी का बाधक वहीं हो मार्स स्पाइसेस में, किसी का कहीं और बैठा हो। तो उसके हिसाब से रिजल्ट अलग अलग तरीके से डिलीवर होता है। फिर से रिपीट करूं, सेम बाधक प्लैनेट, सेम बाधक हाउस, डिफरेंट रिजल्ट सबके लाइफ में देता है और अलग अलग तरीके से देता है। जैसे चार्ट में पहले भी कई बार वीडियोस में मैं मेंशन कर चुका हूँ, चार्ट इज अ ओवरऑल, एक जो चार्ट का ओवरऑल डिजाइन होता है, जो ओवरऑल कन्फिगरेशन होता है, उस पे आप जज करेंगे, ना कि कोई एक प्लेनेट, कोई एक हाउस वो रिजल्ट डिलीवर करता है। अब बाधक में आगे बढ़ते हुए मैं आपको एक ऐसे कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस कराऊंगा जो क्लासिकल ज्योतिष में, क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी में उतना नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप वैदिक फिलॉसफी, कर्म सिद्धांत और एस्ट्रोलॉजी को जब आप मर्ज करके एक लेंस से देखते हैं, तब आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आता है, और वो कॉन्सेप्ट है सोल अनफिनिश्ड कॉन्ट्रैक्ट। जो सोल का अनफिनिश्ड एक कर्म रह गया है, अब वो ये सिद्धांत ये कहता है कि जब भी हम कोई नया जन्म लेते हैं, तो जो पिछला हमारा जन्म था, या जो पिछला हमारा जो सोल की जर्नी है, उसमें सोल कोई ना कोई एक कर्म छोड़ के आगे बढ़ती है। इस जन्म में आती है, जो पीछे अधूरा रह गया होता है। अगर अधूरा नहीं है तो फिर मुक्ति मिलती है, अधूरा है तो फिर उसको पूरा करने के लिए ये जन्म हुआ है, कुछ भोगने के लिए, कुछ पूरा करने के लिए। बाधक जो है, बाधक रुकावट नहीं है। बाधक वो फोर्स है जो आपको उस कर्म को करने की तरफ खींचता है, जो आपको फोर्स करता है कि जो पीछे अनफिनिश्ड कॉन्ट्रैक्ट रह गया है आपका, जो अनफिनिश्ड काम रह गया है आपका, आप उसको कंप्लीट करें। अब मैं आपको ये जो कॉन्सेप्ट है एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ सिखाता हूँ। जैसे सपोज करो कोई 11th हाउस का, सॉरी, कोई एरीज लग्न का जो है वो नेटिव है, उसका जो बाधक घर बनेगा वो 11वां घर बनेगा, जो बाधकेश बनेगा वो सैटर्न बनेगा। जो इसके लिए बाधक बनेगा वो इसके इसकी डिजायर्स बनेंगी। एक डिजायर खत्म नहीं हुई कि दूसरी डिजायर आ गई। दोस्त बने नहीं, काम शुरू नहीं हुआ कनेक्शन बनाने की चाहत, दोस्त कुछ मिले नहीं कि बड़े सपने होने लगे। तो ये जो 11th हाउस से आपके अंदर चीजें आ रही हैं, वो आपके लिए बाधक का काम करेंगी, और हर बार आपको रोका जाएगा। हर बार सैटर्न आपको रोकेगा। किस लिए रोकेगा? जब तक आप ये सीख नहीं जाएंगे। जो लाइफ का पर्पस है, जो लाइफ का अनफिनिश्ड कर्मा है, वो ये है कि आपको उन इच्छाओं से ऊपर उठाया जाए। आपको इच्छाओं से ऊपर उठाया जाए, जो 11th हाउस की है, जो 11th हाउस इच्छाएं देता है, वहां से ऊपर उठाया जाए, और लाइफ में उससे ऊपर उठ के कुछ सीखा जाए, फिर आगे बढ़ा जाए। और आपको डिजायर से ऊपर उठना सीखना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं सीखते हैं तो सैटर्न आपको जब तक सिखाएगा नहीं, तब तक आगे नहीं बढ़ने देगा। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस कर दे रहा हूँ, वो है बाधक और आत्मकारक का। अगर जो आपका आत्मकारक आत्मकारक जो सबसे ज्यादा डिग्री वाला प्लैनेट है, वही आपका बाधक बन जाए, या फिर दोनों एक साथ बैठ जाए, तो ये ऐसा है कि जो आत्मकारक है वो आपके हाईएस्ट डिजायर को रिप्रेजेंट करता है, और जो बाधक है वो अगर वही बन जाता है तो वो फिर आपके लिए रुकावट पैदा करेगा, या फिर दोनों अगर एक साथ बैठ जाते हैं तो ये ऐसा है कि जो आपके सोल की हाईएस्ट डिजायर है वही आपको रोक रहा है। जो ऐसे चार्ट्स होते हैं जहां पे बाधक ही आत्मकारक बन जाए, आत्मकारक ही बाधक बन जाए, या दोनों लिंक हो जाए, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चार्ट होते हैं। अब ये ऐसा है कि आत्मा जो सबसे ज्यादा चाहती है, जो आत्मा की हाईएस्ट डिजायर है, वही चीज आपको रोक भी रही है। वो जो सेम चीज है, जो आत्मा की हाईएस्ट डिजायर है, वो सेम चीज आपको रोक रही है। अब ऐसे चार्ट्स में जो बाधका का लेसन है वो आत्मा के कोर, वो सोल के कोर पर्पस से जुड़ा हुआ होता है। जो बाधक का लेसन है वो सोल के कोर पर्पस से जुड़ा हुआ होता है, और जिस दिन आप वो लेसन सीखते हो, वो सोल के लिए सबसे बड़ा दिन होता है, वो सबसे बड़ी अचीवमेंट का दिन होता है। अब बाधक जो है वो 3 तरीके में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जो पहला है वो मूवेबल साइंस के लिए है, मतलब जो चर राशि होती है
जो चर राशियां होती हैं, जो मूवेबल साइंस है, उनके लिए जो बाधक बनता है वो बनता है 11th हाउस। मूवेबल साइंस कौन कौन से होते हैं? एरीज, कैंसर, लिब्रा और कैप्रिकॉन। इनके लिए जो बाधक हाउस बनता है वो बनता है 11th हाउस। क्यों बनता है? इसके पीछे का वाई क्या है? इसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो एरीज, जो चर लग्न के लोग होते हैं, थोड़ा उनका दिमाग चंचल होता है, आप ऐसा कह सकते हैं। और उनके लिए जो 11th भाव है वो है पैसा, मतलब रेगुलर इनकम आपकी, आपके डिजायर्स, आपका नेटवर्क, आपका फ्रेंड सर्कल, आपके कलीग्स। तो वहाँ के जो इवेंट्स हैं, वहाँ का जो भी आपके चार्ट में कन्फिगरेशन हुआ है, वो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा अगर आप उससे ऊपर नहीं उठते हैं तो। जो चर लग्न के लोग हैं उनके लिए अपनी इच्छाओं से ऊपर उठना, जो 11th हाउस में चीजें दी गई हैं, जो 11th हाउस का जो सिग्निफिकेशन है, उससे ऊपर उठना बहुत जरूरी है। जो चर लग्न के लोग होते हैं बहुत एम्बिशियस होते हैं। एक गोल पे काम किया, एक गोल कंप्लीट किया, फिर दूसरे गोल पे लग गए, दूसरा खत्म हुआ, तीसरे पे लग गए, तीसरा खत्म हुआ, चौथे पे लग गए। और वो जो ये डिजायर है, जो ये एम्बिशियस नेचर है, आत्मा सीखना क्या चाहती है कि इन सबसे ऊपर उठा जाए। और जब तक आप इनसे ऊपर नहीं उठेंगे, वो चाहे वहां पे एक्वेरियस का साइन फॉल करता है, उसके लॉर्ड, उसके कोलर राहु और सैटर्न होते हैं। अगर आपका कैप्रिकॉन एसेंडेंट है तो वहां पे मार्स केतु आ जाएंगे। अगर आपका कैंसर लग्न है तो वहां पे कौन आ जाएगा? वीनस आ जाएगा। अगर वहां पे अगर ये एसेंडेंट लिब्रा हो गया तो वहां पे सन आ जाएगा। प्लेनेट कोई भी हो, अगर आप इस करिकुलम से आप ऊपर नहीं उठते हैं, जो आपके सोल को दिया गया है इस लाइफ में फिनिश करने के लिए, अगर आप इसको फिनिश करके आगे नहीं बढ़ते हैं, तो लाइफ की प्रॉब्लम्स जो है वो आपके लाइफ में देते रहेंगे और फिर ट्रबल क्रिएट करते रहेंगे। अब यहाँ कोई प्लेनेट बुरा नहीं है। अब यहाँ कैप्रिकॉन लगन के लिए मार्स या केतु बुरे नहीं है, एरीज लग्न के लिए सैटर्न राहु बुरे नहीं है, कैंसर लग्न के लिए वीनस बुरा नहीं है, लिब्रा लग्न के लिए सन बुरा नहीं है। प्लेनेट नहीं बुरा है। प्लेनेट का काम है आपको सिखाना, प्लेनेट का काम है आपको एग्जाम क्लियर करवाना, एग्जाम क्लियर करा के जो आप यहाँ पे सीखने आए हैं वो डिलीवर कर देना। आपका काम है कि आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करिए, एग्जाम के लिए जो टास्क हैं उस एग्जाम में बैठिए, टास्क कंप्लीट करिए और आगे बढ़िए। दैट्स इट। वो ये चाहता है। अगर आप चाहते हैं कि वो नहीं करना है तो फिर प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी। इसके बाद जो दूसरा लेवल आता है वो है स्थिर राशियों का, फिक्स्ड साइन का। उसमें कौन कौन सी साइंस आते हैं? उसमें उसमें टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस। जो फिक्स्ड साइन होते हैं, जो फिक्स्ड लग्न के लोग होते हैं, अगर किसी का लग्न टॉरस है, किसी का लग्न लियो है, किसी का लग्न स्कॉर्पियो है, एक्वेरियस है, ये जिड होते हैं। जो 9th हाउस जो इनके लिए बाधक बनता है वो होता है धर्म का, वो होता है फिलॉसफी का, वो होता है आपके ट्रेडिशंस का, वो होता है आपका माइंडसेट, आपका रिलीजियस माइंडसेट कैसा है उसका। अगर आप बहुत रिजिड रिजिड हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। आपको जब तक वो सिखाएगा नहीं फ्लक्चुएट होना, जब तक आपको एडेप्टेबिलिटी नहीं सिखा देगा, तब तक आपको परेशान करता रहेगा। अगर कोई सपोज करिए स्कॉर्पियो लग्न का है, उसके लिए बाधकेश कौन बना? उसके लिए बाधक घर 9वां बना और बाधकेश बना मून। अगर आप कहते हैं कि नहीं, मैं जो इमोशनल रिजिडिटी है 9th हाउस के रिगार्डिंग उसको मैं नहीं छोड़ूंगा, है ना, अगर मैं 6 बजे पूजा करता हूँ, अगर 6 बजे पूजा नहीं किया तो फिर पूरे घर को परेशान कर दूंगा। अगर कोई एक काम जो है, जो इसको जिससे आप बहुत इमोशनली अटैच हो गए हैं, जो 9th हाउस का है, और उसको बार बार वो सेम पैटर्न आप रिपीट करते जा रहे हैं, जब तक आप उसको नहीं छोड़ेंगे तब तक मून आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, मून आपको परेशान करता रहेगा। अब यहाँ पे बहुत अच्छा है कि मुझे एग्जाम्पल याद आ गया। एक नेटिव थे, उन्होंने कमेंट सेक्शन में ट्विटर पे पूछा, और वो अभी भी किसी, मैं पोस्ट की लिंक दे दूंगा यहाँ पे कमेंट में या फिर पोस्ट अटैच करवा दूंगा। उन्होंने पूछा था कि करियर में प्रॉब्लम है और स्कॉर्पियो लग्न है मेरा, और बार बार जो है, इतना इन्फॉर्मेशन था, स्कॉर्पियो लग्न है और बार बार जो है फ्लक्चुएशन आ रहा है करियर में, एक जगह एक शुरू करता हूँ फिर दूसरे पे बन जाता है, दूसरा शुरू करता हूँ तीसरे पे जाता है। आई सेड कहीं ना कहीं ये आप 10th का प्रॉपर प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम बाधक का है, मून का है। मून कहीं ना कहीं 10th लॉर्ड के साथ या 10th में बैठा होगा। एंड ही कंफर्म दैट ओके माई मून इज सिटिंग इन द 10th हाउस ओनली। तो अब बाधक कहाँ प्रॉब्लम में गया? इमोशनल प्रॉब्लम कहाँ पे है? इमोशनल सेटिस्फेक्शन वो कहाँ नहीं दे रहा, जब तक आप नहीं सीखेंगे कि आपको इमोशनली सफर करना है करियर में। अगर स्कॉर्पियो लग्न के लिए मून बैठ गया 10th हाउस में, देन डेफिनेटली इट विल गिव यू इमोशनल प्रॉब्लम्स इन करियर। वो सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा इनिशियली।
या फिर हो सकता है कि आपका मन कुछ और कर रहा है ना, कुछ और करने का कर रहा है, लेकिन आपको अपने इमोशंस के अपोजिट जाके कुछ स्टार्ट करना पड़ा, कुछ कोई जॉब लेनी पड़ी और फिर आप उसमें फ्रस्ट्रेटेड हैं। वो आप जो 2 साल, 3 साल, 4 साल जो सीखोगे, वो आप नहीं सीख रहे, वो सोल की जर्नी है, उसे कंप्लीट करना पड़ेगा इस लाइफ में। अगर नहीं करेंगे, तो फिर किसी और तरीके से सिखाया जाएगा। फिर इसमें फ्रस्ट्रेट रहेंगे 2 साल, उसे छोड़ेंगे, फिर कहीं और जाके फ्रस्ट्रेट रहेंगे, फिर पूरी लाइफ ऐसे फ्रस्ट्रेट होकर निकल जाएगी। जहां पे बाधक बैठा हुआ है, जो बाधकेश है, जो बाधक हाउस का लॉर्ड है, वो जहां पे बैठा हुआ है, वो उसके रिगार्ड में प्रॉब्लम्स देगा। लेकिन यू हैव टू लर्न दैट, यू हैव टू सोल को वो जर्नी कंप्लीट करनी है और आप उसमें हेल्प करिए उसकी, आप उसमें दूसरे बाधक मत बन जाइए। इसके बाद जो तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ड्यूअल साइंस के लिए होता है, द्विस्वभाव राशियां हम जिन्हें कहते हैं, जिसमें जेमिनाई, वर्गो, सेजिटेरियस एंड पाइसेस आते हैं। हिंदी में मिथुन, कन्या, धनु और मीन। इनके लिए जो बाधक बनता है, बाधक घर बनता है, बाधक हाउस बनता है, वो बनता है 7th हाउस। 7वां जो घर होता है वो होता है आपके पार्टनर का, आपके स्पाउस का, आपको लोग कैसे देखते हैं उसका। और जो ड्यूअल साइंस के लोग होते हैं, जो द्विस्वभाव राशि का जब लग्न होता है, वो जेमिनाई हो, वर्गो हो, सेजिटेरियस हो या पाइसेस हो, तो ये कंफ्यूज रहते हैं। इनके पास हमेशा 2 रास्ते हैं और उसमें से क्या चूज करना है। दुनिया क्या चाहती है आपसे, आप दुनिया को क्या दिखाना चाहते हैं और आपकी असली आइडेंटिटी क्या है। 7th हाउस ओपन एनिमीज का भी होता है, 7th हाउस आपके स्पाउस का भी होता है, 7th हाउस आपके पार्टनरशिप्स का भी होता है, दुनिया आपको कैसे देखती है उसका भी होता है। तो जब तक आप ये सोचते रहेंगे कि लोग मुझे कैसे देखते हैं, तब तक आपको लोग सिखाते रहेंगे कि आप असल में हैं कौन। या तो आप खुद से सीख लीजिए या फिर सामने से वो सिखाते रहेंगे आपको। एंड जेमिनाई और सेजिटेरियस और जो और है वर्गो और पाइसेस, इनमें आप देखना मैरिड लाइफ की कॉमन जो प्रॉब्लम्स हैं, वो इन इन 4 जो है असेंडेंट्स में आपको ज़्यादा मिलता है, क्योंकि 7th हाउस ऑब्वियसली बाधक बन जाता है। कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम, स्पीच इश्यूज़ की वजह से मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंसेस आना, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। एज़ जेमिनी मर्क्यूरी जेमिनी वर्गो को रूल करता है, सेजिटेरियस लग्न में वो 7th का लॉर्ड बनता है, जेमिनी आ जाता है। अगर वर्गो है, अगर सॉरी पाइसेस राइजिंग है, तो फिर 7th का लॉर्ड जो है वर्गो बन जाएगा। एंड मर्क्यूरी इज़ अ किड, एंड जो उसे इम्पोर्टेंट होने का एक एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है, उसके सेक्सुअल लाइफ में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इनके लिए जो है वो मैरिड लाइफ एक चैलेंज की तरह रहता है। जब तक आप ये नहीं सीखेंगे कि आपकी असली आइडेंटिटी क्या है, वो जो 2 रास्ते हमेशा आपको दिए जा रहे हैं, उसमें से कौन-सा वो रास्ता है जो सोल चूज़ करना चाहती है और कौन-सा वो रास्ता है जो आप बाकी दुनिया को देख के चूज़ कर रहे हैं, वो आपको चूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। कोई सेजिटेरियस लग्न का नेटिव है, उसका जो 7th हाउस का लॉर्ड बना, जो बाधकेश बना, वो मर्क्यूरी बना, तो 7 से उसको प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स आने हैं, वो 10th में बैठ गए। फॉर एग्जाम्पल, शादी हो गई, शादी के बाद स्पाउस ने कहा कि नहीं, जो ये जॉब कर रहे हो या फिर जो तुम्हारा ये जो भी काम है, वो इतना सही नहीं है, इसको चेंज करो, कुछ और करो। और इन्होंने उनके कहने पे चेंज कर लिया। फिर उसके बाद मैरिड लाइफ जो है धीरे धीरे डिक्लाइन शुरू उसका, क्योंकि सीखना था कि आपको जो 7th हाउस के लोग हैं या फिर जो 7th हाउस में सिग्निफिकेशंस है, वहां से ऊपर उठना है, वहां के सिग्निफिकेशन से ऊपर उठना है, उनके इन्फ्लुएंस में बहुत ज्यादा नहीं आना है। आई मीन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल स्पाउस की बात नहीं सुनेंगे, हाँ लॉजिकली सुनिए आप, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं अगर कोई काम कर रहा हूँ और दूसरा काम करूंगा तो लोग मुझे अच्छे तरीके से और देखेंगे या फिर इमेज कुछ और बन जाएगी, इसके लिए मत करिए। अगर लॉजिकल है, रेशनल है, अगर आपको लगता है कि उस काम में वजन है और उनकी में वजन है, देन डेफिनेटली यू शुड फॉलो देम। बट इफ यू आर थिंकिंग लाइक दैट कि अ, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि वो काम करने से आपकी जो पहचान है, जो आपकी इमेज है, वो कुछ और बन जाएगी, तो वो बदलेगा नहीं, सिर्फ ट्रबल क्रिएट करेगा आप। अब यहाँ पे जो एक डीपर लेयर है, मोस्टली लोग जो है बाधक घर और बाधकेस को देखते हैं, मतलब जो हाउस है वो प्लैनेट को देखते हैं। इसमें जो एक डीपर लेयर है वो है नक्षत्रा की। बाधकेस किस नक्षत्र में बैठा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो परेशानी का नेचर है ना, वो नक्षत्र से डिसाइड होगा। हर नक्षत्र जो है वो अलग एनर्जी, इंटेंस एनर्जी को कैरी करता है और उसके हिसाब से वो प्रॉब्लम्स को डिलीवर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब बाधकेश जो है वो अश्विनी नक्षत्र में बैठता है, तो प्रॉब्लम जो है वो बहुत सडन आती हैं। ये ऐसा ही है कि आप किसी रेस में बिल्कुल सबसे आगे भाग रहे थे, सबसे आगे थे आप, और अचानक से आपको किसी ने धक्का दे दिया और आप बाहर चले गए रेस के।
अगर वही जो बाधक है वो रोहिणी नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो फिर जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो मटेरियल प्लेजर के थ्रू आते हैं, या फिर जो आपकी सोचने समझने जो क्रिएटिविटी है वो ब्लॉक कर दी जाती है, आपकी वो ब्लॉक हो जाती है प्रॉब्लम्स के टाइम पे। आप बिल्कुल सोचने समझने के काबिल नहीं रहते हैं, या फिर नहीं सोच समझ पाते हैं। अगर वही आद्रा में है तो वो इतना इंटेंस होगा, इतना इंटेंस होगा कि वो फिर उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो सब कुछ बदल के रख देगा। अगर उस ट्रांसफॉर्मेशन को आप झेल लेते हैं, उस ट्रांसफॉर्मेशन की जो आग है उससे खुद को अगर आप निखार लेते हैं, देन दैट्स ग्रेट। सोल की जो जर्नी है वो कंप्लीट हो गई और आपको वहां से आगे बढ़ना है। अगर आप उसको नहीं झेल पाते हैं, वहां से नहीं सीख पाते हैं, तो फिर वो प्रॉब्लम्स का एक पैटर्न बना रहता है। फिर उनको आप धीरे 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 करके रिजॉल्व करते हो, धीरे धीरे करके रिजॉल्व करते हो। अब इसके आगे जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है कि ये कब रिजल्ट कब देता है, कब ये प्रॉब्लम्स आती हैं आपके लाइफ में। हमेशा नहीं होता है, जैसा मैंने पहले डिस्कस किया था, और इसकी इंटेंसिटी भी सेम सबके लाइफ में नहीं होती है। जो एक्टिवेशन है इसका वो पहला है अगर महादशा या अंतरदशा चल रही हो। वो जो महादशा का या अंतरदशा का टाइम होता है, बाधक जो प्लेनेट है उसका जो जो उसका एमडी और एडी है, अगर उसका टाइम है, तो ये आपको लेसन फोर्स करके यहाँ पे सिखाया जाता है। आप समझिए कि बहुत कार्मिक टाइम है, यहाँ पे आपको सीखना है और इवॉल्व होना है। अगर आप नहीं सीखते हो तो फिर वो जो दशा है वो आपको बहुत परेशान करेगी। अगर आप सीख लेते हैं, खुद को इवॉल्व कर लेते हैं, अपने सोल की जर्नी को कंप्लीट कर लेते हैं, देन इट्स फाइन। जितनी जल्दी आप सीखेंगे, उतनी जल्दी इवॉल्व करेंगे, उतनी जल्दी इस चक्र से मुक्ति पाके आगे बढ़ जाएंगे। अंतरदशा भी सेम जो है इक्वली इंटेंस होती है, और अगर वो खराब ट्रांजिट हो रहा हो अंतरदशा में, बेसिकली महादशा तो बहुत लंबी होती है, अंतरदशा में बेसिकली अगर खराब ट्रांजिट हो रहा हो या कोई और कॉम्बिनेशन चार्ट में अगर बन गया, तो फिर वो थोड़ा सा और ट्रबलसम हो जाता है। तो जो पहला एक्टिवेशन का वो है टेक्निक है इसमें, वो महादशा और अंतरदशा का है। एग्जाम्पल चार्ट्स मैं यहाँ पे नहीं करा रहा हूँ, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। कोशिश करूंगा कि एग्जाम्पल चार्ट्स उठा के और अगले वीडियो में मैं इसको कवर कर दूंगा कि जैसे महात्मा गांधी हैं या फिर कोई और है, ओशो हैं, तो उनके चार्ट्स में वो कैसे इंप्लीमेंट हुआ, उनके चार्ट में वो कैसे दिखा और कैसे चीजें उनके दशा के अकॉर्डिंग चेंज हुई, वो मैं दिखाऊंगा। एक ट्विटर पे मैंने पोस्ट लिखा था मोरारजी देसाई पे, उनके चार्ट को मैंने एक्सप्लेन किया था एक थ्रेड में। उसको आप पढ़िए, उसमें बाधा का कॉन्सेप्ट बहुत ब्यूटीफुली मैंने एक्सप्लेन किया। अगर आपको समझ में आता है तो आपको पढ़ना चाहिए वो। अदरवाइज मैं ट्राई करूंगा कि अगले वीडियो में एग्जाम्पल चार्ट्स के थ्रू आपको समझाऊं। जो दूसरा कॉम्बिनेशन है जो इसके इंटेंसिटी को बढ़ा देता है वो है अगर बाधक लग्न लॉर्ड के साथ बैठ जाता है। ये ठीक वैसा ही है कि ये अपने लिए ही बाधक बन जाते हैं, सेल्फ सेबोटाज, या फिर अपनी हरकतों की वजह से ही अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करना। और आप ये पैटर्न्स देखिएगा चार्ट में, अगर जो बाधक जो है अगर लग्न लॉर्ड के साथ बैठा है, तो आप खुद को ठीक करिए, आप खुद को समझिए और खुद को सुधारिए। देखिए आप कौन से पैटर्न्स बार बार रिपीट कर रहे हैं। अगर हो सकता है कोई आपके साथ और भी कर रहा है वो चीज, और आप उसमें बार बार इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो आप कोई बार आपको बार बार रिलेशनशिप में चीट किया जा रहा है ना। सेवंथ लॉर्ड लग्न लॉर्ड के साथ बैठ गया, सपोज करो सेजिटेरियस लग्न है, उसके लिए बाधक घर कौन सा बना, सेवंथ हाउस बना, और मर्क्यूरी जुपिटर एक साथ बैठ गए फॉर एग्जाम्पल। हो सकता है आपको बार बार रिलेशनशिप में, या 2 बार शादी हुई, दोनों शादी नहीं चली, टूट गई, जो भी हुआ, और आप बार बार सेम पैटर्न दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथे में रिलेशनशिप में आप जा रहे हैं और उससे रिलेशंस नहीं सीख रहे हैं आप, तो फिर ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। इसके अलावा अगर बाधक रेट्रोग्रेड हो जाए या फिर जो लग्न लॉर्ड है वो रेट्रोग्रेड हो जाए, तो फिर ये जो प्रॉब्लम है ये बार बार रिपीट करना, वो टेंडेंसी और बढ़ा देता है, इंटेंसिटी को और बढ़ा देगा। इसके अलावा जो तीसरा फैक्टर है वो है अगर बाधकेश जो है वो 6th 8th और 12th लॉर्ड के साथ अटैच हो जाए, या फिर जो 6th 8th और 12th के लॉर्ड से वो बाधक घर में आ जाए, तो ये भी उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देता है। ये अचानक ट्रबल्स क्रिएट करना, मिस्टीरियस ट्रबल क्रिएट करना जिनका डायग्नोसिस नहीं है, जैसे कोई केस चल रहा है आपके ऊपर फॉर एग्जाम्पल, अचानक से लास्ट मोमेंट पे आप केस जीतने वाले, जज ने मना कर दिया। या फिर दूसरा क्या हो सकता है, आपको कोई बीमारी है, उसके लिए आप इलाज ढूंढ रहे हैं और डॉक्टर्स उसको डायग्नोज नहीं कर पा रहे, वो और मिस्टीरियस बनता जा रहा है, वो कहीं ना कहीं 6th 8th और 12th की जो एनर्जी होती है वो कैरी करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे बाधक गुलिका के साथ गुलिका मांडी के साथ आ जाए, या फिर 22nd दशकाना का जो लॉर्ड होता है उसके साथ बैठ जाए, या फिर कोई बहुत बुरा ट्रांजिट हो जाए, तो फिर इस कॉम्बिनेशन को वो इम्पैक्ट करता है। फिर से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो कोई भी प्लैनेट है, कोई भी लॉर्ड है, वो बाधक हो, वो
मारक हो, वो अकेले रिजल्ट नहीं देता है। बहुत कुछ एक साथ चल रहा होता है, सब कुछ मिलके एक रिजल्ट डिलीवर करते हैं। सबका उसमें अलग अलग योगदान होता है, सबसे आपको कुछ ना कुछ सीखना होता है। उसमें से बाधक एक फैक्टर है जो कि थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो बाधक का एक सबसे मेन और कोर कॉन्सेप्ट है वो है मिरर इफेक्ट। मिरर इफेक्ट क्या होता है? सपोज करिए कोई एरीज लग्न का व्यक्ति है और उसका जो बाधक है वो 11th हाउस बनेगा, 11th का लॉर्ड 5th में आके बैठ गया, तो वो बच्चों के थ्रू, क्रिएटिविटी के थ्रू, हायर एजुकेशन के थ्रू आपको प्रॉब्लम्स देगा। लेकिन मिरर इफेक्ट ये है कि जो 11th हाउस है, जो आप अपने लिए भविष्य के लिए डिजायर्स रख रहे हैं, वो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो आपको पहले मिरर दिखाता है कि आप खुद को देखिए। अब जहां बाधक बैठा है वहां मत जाइए, आप पहले खुद को देखिए कि आप 11th हाउस डिजायर है ना, तो आप फ्यूचर के लिए क्या डिजायर कैरी कर रहे हैं, और वो जहां जाके बैठा है स्पेशली उस हाउस के रिगार्ड में आप क्या डिजायर कैरी कर रहे हैं, बच्चों के लिए क्या डिजायर कैरी कर रहे हैं, अपने हायर एजुकेशन के रिगार्ड में क्या कैरी कर रहे हैं, क्या आप उतना एफर्ट पुट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, खुद से पूछिए आप। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो उस पे से स्विच करिए और अपना सही रास्ता चुनिए, अपने आप को करेक्ट करिए। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। सपोज करिए कोई जो है वो धनु लग्न का व्यक्ति है, उसके लिए बाधक कौन सा घर बना? उसके लिए बाधक बना 7th हाउस। तो आपको पार्टनर कैसे देखता है, आपको बाकी लोग कैसे देखते हैं, 7th हाउस के जो है, 7th हाउस की जो सिग्निफिकेशन है वो कैसी है, उससे पहले आप उनसे क्या चाहते हैं और आप उनको कैसे देखते हैं, इसको करेक्ट करिए। जिस दिन आप खुद को ठीक कर लेंगे, वो 60 से 70% प्रॉब्लम आपकी वहीं पर ठीक हो जाएगी। ये जो मिरर इफेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि आप जो है बाधक की रेमेडीज ढूंढते हैं बाहरी दुनिया में, आप उपाय में, आप जेमस्टोन में ढूंढते हैं, खुद को आप भूल जाते हैं कि आपको वो जो बाधक हाउस है क्यों मिला, क्या सिखाना चाहता है, और आप वो क्यों नहीं सीख रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है ऐसी आपके साथ कि नहीं सीख रहे। जब तक नहीं सीखेंगे कोई उपाय, कोई जेमस्टोन कुछ भी आपका भला नहीं करने वाला है। तो सीखिए और सीख के उसको अपने लाइफ को आगे बढ़ाइए। इसका मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ। किसी का सपोज करिए जो बाधक का लॉर्ड है वो 10th में बैठ गया, तो नॉर्मल जो एस्ट्रोलॉजी है वो क्या बोलेगा कि करियर में बार बार दिक्कत आएगी, करियर में बार बार रुकावटें, प्रॉब्लम्स आएंगे। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप खुद क्या चाहते हो करियर से, क्या प्रोजेक्ट करना चाहते हो करियर में दूसरों के लिए, आपके करियर में ऐसा क्या है जो आप दूसरों को दिखाना चाहते हो और वो गलती आप बार बार रिपीट कर रहे हो। क्या पाना है और क्या आप पाना चाह रहे हो जो कि दूसरों को दिखाना है, और सोल की डिजायर क्या है। दोनों में बहुत अंतर है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। उस गैप को आप जिस दिन फिल कर लेंगे उस दिन आपके लाइफ पे से मेजर प्रॉब्लम्स एलिमिनेट हो जाएंगी। इसको सीखिए और लाइफ को आगे बढ़ाइए। और ये जो मिरर इफेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपका बहुत सारा धन व्यय पैसा बचाता है ये, क्योंकि आपको हर जगह रेमेडी बताई जाएगी, हर जगह आपको जेमस्टोन दिया जाएगा, हर जगह तरह तरह की चीजें दी जाएंगी, लेकिन कहीं पे भी आपको सेल्फ करेक्शन के लिए नहीं बोला जाएगा, कहीं पे आपका बिहेवियर ठीक करने के लिए नहीं बोला जाएगा, कहीं पे आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं बताया जाएगा जो मैं यहाँ पे बाधक का बता रहा हूँ। तो ये था बाधक का कॉन्सेप्ट, और बाधक कैसे काम करता है, बाधक प्रॉब्लम्स क्या देता है और आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार सुनिए, ध्यान से सुनिए, और मैंने जो चीजें बोली हैं, जो चीजें बताई हैं, उनको अपने बिहेवियर में इंप्लीमेंट करिए और आपकी 60 to 70% प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगी। इसमें बहुत सारी और चीजें मैं ऐड कर सकता हूँ, जैसे उसका कार्मिक कनेक्शन क्या होता है, पेंडिंग कर्मा क्या होता है, एंसेस्ट्रल कर्मा क्या है उसका, जो आपको हेरिटेज में मिला हुआ है अपने एंसेस्टर्स से। इसको मैं अगले वीडियो में एग्जाम्पल चार्ट्स के थ्रू कवर करूंगा। और जो ये मिरर इफेक्ट मैंने बताया है वो स्पेशली कुछ चार्ट्स में मैं लेके कवर करूंगा और उसमें एग्जाम्पल देके समझाऊंगा कि आप किन बिहेवियरल रेमेडीज के थ्रू इसको ठीक कर सकते हैं। और यकीन मानिए जब तक आप बिहेवियर नहीं ठीक करेंगे नहीं ठीक होने वाला है। आप कर लीजिए रेमेडीज, आपको जितनी करनी है। मैं कंसल्टेशन करता हूँ और मैं जब लोगों से बात करता हूँ, ये मेरा बहुत बहुत प्रैक्टिकल और बहुत लॉजिकल एक्सपीरियंस है कि रेमेडीज आप बताते रहिए जब तक बाधक का बिहेवियर आप नहीं ठीक करते हैं ना। लोगों को तो अपनी दुकान चलानी है, बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, ये ऐसा कहना नहीं चाहिए मुझे, वो जेम स्टोन भी बेच रहे हैं, वो पूजा भी करवा रहे हैं, वो बहुत सारी चीजें करवा रहे हैं, सबको अपना बिजनेस करना है, लेकिन आपको अपना देखना है ना। आपको वो कोर ट्रूथ ढूंढना है, जो वो सच्चाई ढूंढनी है जो आपको ठीक कर पाए। और एस्ट्रोलॉजी जो है आपके हेल्प के लिए है। जो आपसे चीजें शुरू होती हैं पहले आप उनको ठीक कर लीजिए, बाद में जेम स्टोन पहन लीजिएगा।
बाद में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कर लीजिएगा। बाद में पूजा पूजा करना बहुत ज़रूरी है, रिचुअल्स परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपने को भी तो ठीक करना पड़ेगा ना। ऐसे नहीं होगा कि आप रिचुअल्स परफॉर्म करते रहें और अपने बिहेवियर को, अपने पैटर्न्स को आप ब्रेक ना करें। अगर रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं, पैटर्न ब्रेक नहीं हो रहा है, या पैटर्न ब्रेक करने के बाद रिचुअल परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है, उसे ठीक करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा और आप इसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू।